पिछले एपिसोड में सिया और उसका साथी मार्स एरिया के अंदर वाले हिस्से की तरफ जाने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके सामने आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख वे सभी काफी डर गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि आखिर ये कैसा क्रिएचर है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ पर बड़े तेज स्पीड से मूव करने लगा था, जिसकी वजह से इनमें से कोई भी अपने बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसीलिए वे सभी इधर उधर यहाँ पर फ्लाई करने लगे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर इनको ज्यादा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और इसीलिए इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजर्ड होने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू ने किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल बना लिया था और इसीलिए उसे यहाँ पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी थी, ताकि इस तरह से वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ते के बारे में पता लगा सके। लेकिन वहीं उधर जेंग और सीनियर फासियांग किसी दूसरे जगह पर आकर गिर गए थे, इसीलिए इस बात से जेंग काफी परेशान होने लगता है और फिर वो सीनियर फासियांग से पूछने लगता है कि क्या आपने बाकी लोगों को देखा। लेकिन असल में सीनियर फासियांग को भी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और अब इसीलिए उनका ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान भी लिटिल मंकी के साथ में इसी तरफ आने लगा था, जहाँ पर कि उसके भी सामने वैसे ही बहुत सारे बॉन्डर आने लगे थे। इसीलिए इसे देख सियाओ फान भी इस बात से पूरी तरह अलर्ट हो जाता है और फिर वो किसी तरह से इनसे खुद को बचाते हुए आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से निकल पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब आगे उसे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ किसी बैरियर को क्रिएट कर लेता है, ताकि इस तरह से वो यहाँ के पॉइजनस गैस से खुद को बचा सके। फिर वो कहने लगता है कि मुझे तो इस मियाज़मा फॉग के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे इसके बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगा था, ताकि इसके मदद से वो यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता रेडी कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो कहने लगता है कि यह फॉग तो सच में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिटिल मंकी को यहाँ पर कुछ फील होने लगा था और इसीलिए इसके वजह से वह काफी परेशान होने लगता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई चीज दिखाई देती है और अब इसे देखते लिटिल मंकी काफी डर गया था। तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में वही जायंट क्रिएचर है और उसे देखते ही सियाओ फान भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इसे भी कुछ नहीं करता और वो इसी तरह से चुपचाप यहाँ से आगे चला जाता है। तब इसे देख सियाओ फान कहने लगता है कि शायद मुझे इसी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह से मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता लगा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान ने बिल्कुल ऐसा ही करने का डिसाइड कर लिया था और इसीलिए वो क्रिएचर को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगू भी जंगल में एक जगह पर फंसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता और इसीलिए इसके बारे में सोचकर वह भी काफी परेशान होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लाई करते हुए यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई बर्ड इसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जिंगू भी पूरी तरह से केयरफुल हो गया था और फिर वो किसी तरह से इसके अटैक से बचकर यहाँ से भागने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो बर्ड इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए जिंगू बहुत ही चालाकी से उसे एक डाल के अंदर फंसा देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक पॉइजनस स्नेक इसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जिंगू इससे सही समय पर मारकर खुद को इसके अटैक से बचा लेता है। लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर हैं और इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए डिसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया और एक लड़की भी एक जगह पर फंसे हुए थे, जहाँ पर कि एक स्कॉर्पियन लड़की के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिया बहुत ही आसानी से इसके अटैक से लड़की को बचा लेता है, मगर तभी इनको पता चलता है कि इनको तो बहुत सारे क्रिएचर ने घेर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों तुरंत ही अपने अपने वेपन का यूज करके अटैक करने लगे थे और इस तरह से वे केवल कुछ ही देर में सारे क्रिएचर को मार देते हैं। लेकिन अब इसके वजह से सियाओ को समझ में आ गया था कि यहाँ पर तो बहुत सारे खतरे हैं, इसीलिए वो लड़की से भी कहने लगता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की इसकी जान बचाने के लिए सियाओ को थैंक यू कहती है, जिस पर सियाओ से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो लड़की से कहता है कि अभी भी यहाँ पर अंधेरा नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ से आगे जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से एक साथ में आगे की तरफ जाने लगे थे। वहीं उधर सियाओ फान क्रिएचर को फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि क्रिएचर तो अब उसके सामने से गायब हो गया है। जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो इसी तरह से आगे की जगह को एनालाइज करते हुए जाने लगा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लू भी यहाँ पर आ गई थी और उसने बिना कुछ देखे ही तुरंत इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि यह डीमन सेक्टर से है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान भी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन इसी के साथ वो हैरान होता है कि आखिरकार यह है कौन, जिसने कि डीमन सेक्टर के मेंबर को देखते हुए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लू फिर से अपने पावर का यूज करके सियाओ फान के ऊपर अटैक करने लगी थी, इसीलिए सियाओ फान भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगता है। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके मार्शल आर्ट को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये चिंगुन सेक्टर से है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लू इसे संभालने के लिए भी मौका नहीं दे रही थी और फिर वो लगातार इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देती है।
जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सियाओ फान भी काफी परेशान होने लगा था, इसीलिए वह भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके अटैक का सामना करने लगा था और उस तरह से वह खुद को लू के हर एक अटैक से बचाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लू इससे बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रही थी और तभी अचानक से वो अपने किसी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियाओ फान ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और इसीलिए लू अपने इस शॉर्ट टेक्निक से भी उसका कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और फिर इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। तब इससे देख सियाओ फान भी समझ आता है कि वो यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकता और इसीलिए उसे इस मैटर को जल्दी ही सॉल्व करना होगा। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर को यूज करने का डिसाइड कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें से कोई भी दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से वे दोनों एक दूसरे के सामने से गायब हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लू किसी दूसरे जगह पर आ गई थी जहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगी थी और इसके अलावा उसे गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो याद करने लगती है उसने कहा था कि जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तब उस समय हम एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होंगे और अब इस तरह से वो इन सारी चीजों के बारे में याद करके काफी उदास हो गए थे। लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से चली जाती है। वहीं उधर सियाओ फान भी बारिश में एक जगह पर भीग रहा था क्योंकि इस समय वह भी काफी उदास होता है और फिर वो लिटिल मंकी से कहता है कि तुम भी पहले से उसके बारे में जानते हो और फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि उसने मुझे मारा क्यों नहीं, क्योंकि वह तो डिमन सेक्टर के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती है और इसीलिए वो परेशान होने लगता है कि आखिरकार उसने इसे जाने क्यों दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ फान को कुछ होने लगा था और उसकी पावर उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी भी इस बात से काफी परेशान होने लगता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि सियाओ फान को अचानक से क्या होने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी सियाओ फान से दूर हो गया था। तभी अचानक से सियाओ फान के बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा पावर बाहर आने लगती है और उसे देख ऐसा लग रहा था कि कोई पावर इसके बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ फान के बॉडी के अंदर से कोई और पावर भी बाहर आने लगी थी जिसने कि कुछ ही देर में सियाओ फान के कंडीशन को सही कर दिया था और इसीलिए सियाओ फान यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी सियाओ फान सोचने लगता है कि ब्लड थर्स्टी भी ह्यूमन माइंड में सेफलेसली एंटर हुई है, इसीलिए अगर उसके पास में बोधा उठाव का हाईएस्ट टीचिंग नहीं होता तो अब इस तरह से वो इसका पावर को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। इसी के साथ वो कहने लगता है कि ब्लैक फायर मिरर के प्योर पावर का कंट्रोल भी जरूरी है, नहीं तो मुझे इसके बारे में शुरुआत से बहुत चिंता होती। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ फान यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर सोंग भी एक जगह पर अकेले फंसा हुआ था, इसीलिए वो सीनियर फासियांग और बाकी लोगों को खोजने के लिए कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने आसपास में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी परेशान होने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़की डाली के ऊपर बैठी हुई थी जो कि सोंग को देखकर कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर अकेले हो और बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी यहाँ पर अकेली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने चार्म पावर का यूज करने की कोशिश करने लगी थी और कहने लगती है कि अगर किस्मत ने हमें एक साथ में यहाँ पर लाया है तो फिर हम एक साथ में यहाँ से क्यों नहीं चलते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सोंग के पास वाले स्टिक के पावर की वजह से वह लड़की इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके बाद सोंग उससे कहने लगता है कि तुम तो असल में डीमन सेक्टर से हो और अब इतनी बात करने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो कहने लगती है कि मोंग के पास में तो बहुत ही अच्छा दिल होता है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सोंग इसके बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, इसीलिए वो लड़की से कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लड़की भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगी थी, इसीलिए सोंग अपने बैरियर का यूज करके इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सोंग उस लड़की का ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था और इसीलिए वो लड़की तुरंत इसे लालच देते हुए यहाँ से आगे जाने लगती है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि ली भी इसी के आसपास में था और वो फिर यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। वहीं उधर जिंगू भी आगे बढ़ते हुए जंगल में काफी दूर आ गया था जहाँ पर से कि उसे फ्लावर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बर्ड ने सीनियर फासियांग और जेंग को घेर लिया था और वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश कर रहा था। तब इसे देख जेंग और सीनियर फासियांग भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। तब इसी बीच हम देखते हैं कि वे दोनों अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो गए थे और उस तरह से उन्होंने इस बर्ड को पीछे की तरफ भेज दिया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि जिंगू भी अब यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही जेंगू से आगे आने के लिए मना करता है। तब इसी वक्त हम देखते हैं कि वो बर्ड फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे वाले फ्लावर ने इसे कैद कर लिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से उस फ्लावर ने बर्ड को अपने अंदर कैद कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगू इस फ्लावर को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। तब इस पर जेंगू से बताता है कि इस फ्लावर का नाम यूट्रिकुलेरिया है और ये असल में कीड़ों को खाना पसंद करता है। तब ऐसी बात सुनकर सीनियर फासियांग जेंग से कहता है कि तुम तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो, इसीलिए मुझे
ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होता तब तो हम यहाँ से अपने आप को किसी भी तरह से नहीं बचा पाते। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो फ्लावर इनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ देखते ही उन्होंने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जिंगू जिंग को देखकर थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है। तभी जिंग कहने लगता है कि ऐसे डेंजरस जगह पर हमारा मिलना किसी कोइंसिडेंस से कम नहीं है। और फिर वो सीनियर फासियांग से पूछता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तब सीनियर फासियांग कहता है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रुकना हमारे लिए सही नहीं है और इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग की बात सुनकर वे दोनों भी इसके लिए मान गए थे और फिर वे जल्दी यहाँ से आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं उधर सियाओ फान भी चुपके से किसी के पीछे लगा हुआ था जिसके बारे में शायद उसे कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बर्ड होती है और उसे देख ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी मदद से इनके ऊपर नजर रखा हुआ है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे फिश मॉन्स्टर भी आ गए थे और इनको देख ऐसा लग रहा था कि इनका सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन अपने ग्रैंडपा के साथ में होती है, जहाँ पर वो नजारे को देखते हुए कहती है कि यह तो काफी सुंदर है और मैंने तो इसे बिल्कुल ही रियलाइज ही नहीं किया। लेकिन तभी ग्रैंडपा उससे कहता है कि इन घासों में ऐसा क्या खास है, क्योंकि वैसे भी तो ये कोई गोल्ड नहीं है। जिस पर हुआन थोड़ा सा नाराज होते हुए कहती है कि आप हर समय मनी के बारे में क्यों बात करते रहते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसी बात के ऊपर आपस में बहस करने लगे थे, लेकिन तभी इसी बीच हुआन की नजर गांव के ऊपर जाती है और वो तुरंत ही अपने ग्रैंडपा को भी इसके बारे में बताने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो ऐसा दिखाने लगता है कि वो इनके पीछे नहीं है। तभी ग्रैंडपा हुआन से पूछने लगता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है। तब इस पर हुआन उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में क्या पता। तभी अचानक से ग्रैंडपा उससे कहता है कि कहीं उसके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार तो नहीं है। जिसके बाद इसकी बात सुनकर हुआन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गांव का यहाँ पर अच्छा रेपुटेशन नहीं है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि वह किसी लेडी को नुकसान पहुँचा रहा हो। तब इस पर ग्रैंडपा थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि कहीं वो मुझे लूटना तो नहीं चाहता। तभी इस बीच गांव भी ग्रैंडपा की तरफ देखने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि कहीं वो फिर से मेरे साथ में वैसा तो नहीं करना चाहता। और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर स्पेल का यूज करने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन तभी हुआन उससे कहती है कि आप यह सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह इवेजन टेक्निक भले ही एंसेस्टर से आई है, लेकिन फिर भी आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते कि आखिरकार आपको जाना कहाँ पर है। इसीलिए वो इसे समझाने लगती है कि अगर हम गलती से किसी खतरनाक जगह पर चले गए तो फिर तो इस तरह से हम वहाँ पर मारे जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन इसके इवेजन टेक्निक को वापस से इसके हाथ में रख देती है और फिर कहने लगती है कि सिस्टर जिन ने मुझे एक वेपन दिया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसे हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर वो कहने लगती है कि वह कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हमारी मदद करने के लिए अपना अम्ब्रेला भी हमें दे दिया था। लेकिन इस पर ग्रैंडपा कहता है कि फिर भी मैं वहाँ पर बारिश में भीगता रहा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। तब इस पर हुआन कहती है कि मैंने तो उसे आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में आपने ही उसके लिए मना कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों आपस में बात करते हुए वहाँ से जाने लगे थे। इसीलिए गाँव जैसे ही हुआन के चेहरे की तरफ देखता है तब वो इसके चेहरे को देखता ही रह जाता है। वहीं उधर सियाओ फान मार्स वाले एरिया में अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर उसे कोई हलचल नजर आती है और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए रुक जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे फिशमैन बाहर आ गए थे और इनको देख ऐसा लग रहा था कि वे यहाँ पर किसी चीज को खोज रहे हैं। तब इनको देख सियाओ फान भी एक पेड़ के पीछे छुप गया था और जब वो देखता है कि एक फिशमैन इसके तरफ आ रहा है तब वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका एक साथी कोई निशान दिखाने के लिए उसे अपने पास में बुला लेता है और इसीलिए सियाओ फान भी अब इसके ऊपर अटैक नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि वे पेड़ के ऊपर बने निशान के बारे में बात करते हैं और फिर उस तरह से वे यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सियाओ फान सोचने लगता है कि क्या वे भी यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर के लिए आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता और इसीलिए वो फिर से यहाँ से आगे की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं उधर जिंगयू, सीनियर फासियांग और जेंग एक जगह पर रुके होते हैं, जहाँ पर जेंग इनसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट हैं, इसीलिए हमें इनसे बचने के लिए फायर के अलावा भी कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग ने यहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था और फिर वो इनसे कहता है कि अब तुम्हें छोटे मोटे क्रिएचर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेंग सीनियर फासियांग को इसके लिए थैंक यू कहता है। तभी सीनियर फासियांग नोटिस करता है कि जिंगू किसी बात से परेशान है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम आराम करने के लिए नहीं जाना चाहते। तब इस पर जिंगू कहता है कि आप भी तो अभी तक जगे हुए हैं। जिसके बाद सीनियर फासियांग कहता है कि हमारे लिए तो मेडिटेशन ही रेस्ट है। तब जिंगू इससे बताने लगता है कि पिछले 10 सालों से मुझे बहुत ही कम नींद आती है, क्योंकि मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करने के लिए जाता हूँ मेरे सामने मेरे पेरेंट्स और विलेजर का मरता हुआ सीन आने लगता है और इसके अलावा मैं तो सियाओ फान के बारे में कभी नहीं भूल सकता। तब इसकी बात सुनकर सीनियर फासियांग उससे कहता है कि क्या अभी भी तुम उसके बारे में याद करते हो, क्योंकि उसने तो बहुत पहले से ही डिमन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है और इसके अलावा अब तो उसके पास में डिप्यूटी सेक्टर लीडर का भी पोजीशन है और सभी को पता है कि वो बहुत ही जल्द अगला घोस्ट किंग बनेगा। इसके अलावा खुद उसी के सेक्टर वाले उससे बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि अभी तक उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। लेकिन तभी यह सुनते ही
जिंगू सीनियर फासियांग को उसके बारे में बात करने से मना कर देता है। जिसके बाद सीनियर फासियांग कहता है कि अगर किसी दिन उसे तुम्हारा सामना हो गया तब तुम उसके साथ में किस तरह से ट्रीट करोगे। तब इस पर जिंगू कहता है कि वह तो अभी भी मेरा बडी है, इसके अलावा मैं ये भी जानता हूँ कि अब वो गलत रास्ते पे चला गया है जहाँ से कि उसका वापस आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन असल में मैं उसे अभी भी अपना बडी समझता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। वहीं उधर लू भी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गई थी जहाँ पर कि उसे कुछ मरे हुए क्रिएचर नजर आते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर आने लगते हैं, जिसे देखते ही लू तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है और उसी के साथ वो समझ गए थे कि इनको जरूर ही कोई कंट्रोल कर रहा है। वहीं उधर वो सिया और लड़की भी आगे बढ़ते हुए एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर इनको अपने सामने बहुत सारे निशान दिखाई देते हैं और इसीलिए लड़की कहने लगती है कि कहीं ये कल दिखने वाला क्रिएचर का निशान तो नहीं है। लेकिन तब इस बीच हम देखते हैं कि सियाओ को यहाँ पर टियानिन टेम्पल वाले की किसी की रोर सुनाई देती है और अब इसीलिए वे भी इसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत यहाँ से निकल गए थे। वहीं उधर जिंगी और बाकी लोग अभी भी वहाँ पर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इनको यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ली जख्मी हालत में इनके सामने आ जाता है। तब इसे देखते ही बेली से इसके बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर ली कहता है कि वे हमारे पीछे आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे जाइंट टेंट आने लगे हैं, लेकिन असल में वे अभी सीनियर फासियांग के लगाए हुए बैरियर के वजह से इनका कुछ नहीं कर पा रहे थे और सीनियर फासियांग समझ जाता है कि यह काम जरूर ही D1 सेक्टर का है और असल में कोई इन सभी जाइंट टेंट को कंट्रोल कर रहा है। तब इसी बीच हम देखते हैं कि चिन वुयान भी यहाँ पर आ गया था और वो इनसे कहता है कि सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक करने वाले तुम ही थे। तब इसकी बात सुनकर वे भी कहने लगते हैं कि अगर तुम D1 सेक्टर से हो तो हम तुम्हें जरूर मारेंगे और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम सामने क्यों नहीं आते। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर चिन वुयान इनके सामने आ गया था और वो इनसे कहता है कि तुम मेरे साथ में क्या कर लोगे। तब इसे देखते हैं सीनियर फासियांग उससे कहता है कि तुम तो चिन वुयान हो जिसे कि पॉइजन मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। तब इस पर चिन वुयान कहता है कि तुम तो टियानिन टेम्पल से मास्टर फासियांग हो और मैंने ऐसा सुना है कि तीनों मेजर ट्रूथ सेक्ट में से तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे बारे में यह बात तो पूरी तरह से सही है और आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तभी जिंगू कहने लगता है कि हमें सीधे चिन वुयान के साथ में फाइट करना चाहिए क्योंकि आखिरकार वही इन सभी जाइंट टेंट को कंट्रोल कर रहा है और इसीलिए अगर हमने उसे हरा दिया तो वे सभी अपने आप ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और सीनियर फासियांग और जिंगू सीधे चिन वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जबकि वे बाकी दोनों जाइंट टेंट को रोकने के लिए कोशिश करने लगे थे। वहीं उधर सीनियर सोंग अभी भी जिन के साथ में फाइट कर रहा था जहाँ पर कि वो अपने रोअर का भी यूज करके जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सोंग फिर से जिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो इसके हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और इसीलिए सीनियर सोंग इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। तब इसी बीच हम देखते हैं कि जिन भी अपने पावर का यूज करके सीनियर सोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सीनियर सोंग ने भी अपने पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। वहीं उधर सियाओ फान भी फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए जा रहा था, तभी अचानक से उसे एक जगह पर हलचल दिखाई देती है और इसीलिए वो भी इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि चिन वुयान का बाकी सभी लोगों के साथ में फाइट हो रहा है, लेकिन असल में चिन वुयान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए जिंगी और सीनियर फासियांग भी एक साथ मिलकर उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी इनको पता चलता है कि उसके पास में तो इयरिंग इरेजर नाम का डैगर है जो कि असल में एक बहुत ही ग्रेट वेपन है। तभी हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, जिसे देख वे दोनों भी अब इसके बारे में पूरी तरह से अलर्ट हो गए थे और इसीलिए वे किसी तरह से इसके अटैक से अपनी जान बचाने लगे थे, लेकिन असल में वे इसके ऐसे पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि चिन वुयान अकेले ही इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू भी यहाँ पर अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करने लगा था और इस तरह से उसने इसका यूज करके चिन वुयान के पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। तभी जेंग सीनियर फासियांग से कहने लगता है कि आपको जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो फिर हम ज्यादा टाइम के लिए इन जाइंट टेंट को नहीं रोक पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सीनियर फासियांग अपने बैरियर का यूज करके चिन वुयान को कैद करना चाहता था, लेकिन वह भी किसी तरह से इसमें से खुद को आजाद कर लेता है और फिर वो तुरंत यहाँ से बचकर भागने भी लगा था। वहीं उधर जेंग और ली अपने पावर को एक साथ में यूज करके जाइंट टेंट के ऊपर अटैक करने लगते हैं और अब इस तरह से उन्होंने अपने पावर को एक साथ में यूज करके सारे जाइंट क्रिएचर को मार दिया था। वहीं उधर जिंगी और सीनियर फासियांग फिर से चिन वुयान के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन अब वो इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लू भी यहाँ पर आ गई थी और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिन वुयान भी अपने पावर का यूज करके लू के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से सियाओ फान इसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देता है, जिस पर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि सियाओ फान तुम्हें इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लू फिर से सियाओ फान के पीछे जाने लगी थी, जिसके बाद जेंग सीनियर फासियांग से पूछता है कि क्या वो वही है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली जाइंट टेंट के पॉइजन के वजह से अफेक्ट हो गया था और
इसीलिए यह देखते ही सीनियर फासियांग उसे ट्रीट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगू भी सियाओ फान के बारे में पता लगाने के लिए चला गया था।